एनालिस्ट मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग आपको। सर सवाल यही है कि आखिरकार सीज फायर के लिए इजराइल और ईरान माने कैसे? देखिए, जब ये कल सुबह को खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया या सोशल मीडिया पे लगाया, उन्होंने मध्यस्थता कराई है, उन्होंने सीज फायर कराया है, तो सबसे पहला रिएक्शन, देखिए जब हम नींद से उठते हैं सुबह को, सो के उठते सबसे पहले हम अपना फोन देखते हैं सबके सब। तो वैसे ही मैंने भी अपना फोन देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर का हम बोला है, तो मैंने लिख दिया LOL और एक इमोजी बना के भेज दी। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, ये कोई है, ये मजाहिया बात है। फिर देखा कुछ टाइम के बाद तो खबर सही थी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आया, कोई याद था तकरीबन पहले ट्रंप साहब और मस्क में चल रहा था, तो तरह की मीम्स और जोक्स प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो इन दोनों की कराएंगे, प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो इनके बीच में सीज फायर ब्रेक करेंगे, इस तरीके से। तो मुझे लगा ऐसी कोई मजाक होगा, लेकिन अब बात ऐसी है कि अमेरिका खास तौर से, ईरान ने तो कतर के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पे हमला किया, उसके बावजूद भी उसके बाद फिर ईरान कहता है कि अमेरिका हमारे पास आई थी गिड़गिड़ाते हुए, ये बोल के उनको सीज फायर चाहिए। तब हमने सोचा, तो तब हमने सीज फायर किया उनके साथ। तो अब वो माने कैसे? इजराइल तो नहीं माना था, एक्चुअली उसकी तरफ से कोई बयान आया भी नहीं था। पहले ये था कि ईरान 12 घंटे तक सीज फायर नहीं करेगा, गोली नहीं खोलेगा। फिर इजराइल ऑब्जर्व, फिर इजराइल करेगा सीज फायर। इजराइल की तरफ से बयान आया था कि ईरान ने का उल्लंघन किया है, फायरिंग करी है, तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम तेहरान की तरफ को गोली बरसाएंगे, बम बरसाएंगे, मिसाइल बरसाएंगे। लेकिन अब उसी टाइम पे इंटरेस्टिंगली इराक की राजधानी बगदाद में तजी मिलिट्री कैंप है, तजी मिलिट्री कैंप पे धमाकों की आवाजें सुनाई दी थी, और ये क्लियर नहीं हुआ था कि कहां से आया था, किसने किया था, मकसद क्या था, मिसाइल इस्तेमाल हुआ था, ड्रोन इस्तेमाल हुआ था, गोले इस्तेमाल हुए थे, ये क्लियर नहीं था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अब इजराइल और ईरान इस सीज फायर में माने कैसे? देखिए, इसमें अमेरिका ने एक तो बहुत बड़ा पंगा, रिस्क बोले क्या बोले, वो लिया था जब वो उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला किया था 2 दिन पहले, और ये भी खबरें सामने आई थी। मेनली जो है वो है नतांश के ऊपर, और इसके अलावा फोर्डो एक ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि अंडरग्राउंड है। तो इन्होंने बंकर बम का इस्तेमाल करा और 200 फीट नीचे, जमीन के नीचे जाकर वहां पर बम बरसाए, तो अमेरिका को खतरा हो गया। अब हो सकता है कि न्यूक्लियर की तरफ जाए ये जंग, हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो। मैंने अभी हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता दिया था, उनको बुलाया था, उनको शुक्रिया अदा भी किया कि भाई वो जंग की तरफ नहीं गए। 2 न्यूक्लियर पावर शक्ति हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और अगर न्यूक्लियर या जंग की तरफ जाते तो न्यूक्लियर हो सकती थी, और न्यूक्लियर हो सकती थी तो ये विश्व में बहुत बड़ा खतरा होता। सर सवाल अब ये है ना कि अगर देखो यहाँ पर ईरान की तरफ से क्लियरली कहा गया कि हम तो परमाणु बनाना बंद नहीं करेंगे, हम हथियार बनाना बंद नहीं करेंगे, और अगर ये बंद नहीं किया गया तो अब इजराइल क्या करेगा? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि डर तो परमाणु हथियार का ही था कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को। मैं भी सवाल जोड़ देता हूँ अपना साथ में ही कि ये युद्ध विराम जो है ये किस तरह से लगता है आपको? क्या ये स्थायी है या अस्थायी युद्ध विराम है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है? जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि न्यूक्लियर अटैक और इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा ही है, ईरान अगर बनाता सबसे पहले इस्तेमाल भी वो इजराइल पे ही करने जाएगा। जी देखिए, आप दोनों ने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, रूपाली जी और साहिल जी। देखिए, ये सीज फायर मोमेंटरी है, वैसे जब तक सीज फायर की डील है तब तक, उसके बाद फिर देखिए, हम बात करते हैं इजराइल और फलस्तीन की। इजराइल और फलस्तीन 100 साल से ऊपर तक जंग में है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, ठंड हो जाती है, कभी रोक देते हैं,
और ये जो गाजा पट्टी में जो हमला हो रहा है ये 7 अक्टूबर के बाद ही शुरू नहीं हुआ है। ये अल-अक्सा मस्जिद में जो इजराइल ने किया तब भी शुरू नहीं हुआ था। ये 100 साल पुराना, ये बहुत पुराना किस्सा है, चलता आ रहा है। और ईरान केवल एक मुल्क था जहां पर उनके सुप्रीमो जो थे अयतुल्लाह अली ख़ुमैनी, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूं। अब देखिए अमेरिका तो इसमें इन्वॉल्व हो गया था और उन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पहले भी ट्वीट आ चुका है, उन्होंने इतने जंग रोके हैं लेकिन आज तक उनको नोबेल पीस पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। तो वो क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, अमेरिका की छवि को खराब कर रहे हैं। अमेरिका की छवि बहुत ऊंची स्तर पर थी, नंबर 1 पावर, ग्लोबल पावर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर खराब कर देंगे अपने बचकाना हरकत से या अपने इमेच्योरिटी से या अपने जो भी, कि भाई बच्चे नहीं होते जो छोटे बच्चे जो ट्वीट करते हैं कि भाई मैंने ये कराया क्रेडिट लेने के लिए। रोकना चाहूंगी, एक बार बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ईरान इजराइल जंग में ट्रंप ने पलटी मारी। अब इजराइल की मदद से ट्रंप इनकार कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर अब इजराइल की मदद नहीं करेगा अमेरिकी सेना, तो यहाँ पर ईरान के खिलाफ जंग में हमले नहीं करेगी अमेरिकी सेना। देखिए अब यहाँ पर ये बड़ी बात है कि ईरान इजराइल की जंग ने अगर बात की जाए तो अब ये पलटी ट्रंप मारते हुए नजर आ रहे हैं। पहले डिप्लोमेटिक सिचुएशन, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स ये सब बनाते हैं, उसके बाद हमला करते हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर इजराइल की मदद से ट्रंप ने इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि पहले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक क्यों किया? अगर आप समर्थक थे तो पहले भी रोक सकते थे। ईरान से अमेरिका जो है वो डर गया है, जहां पर ईरानी हमले के बाद पलटी मारी है और ईरान से बदला लेने से इनकार कर दिया है। इजराइल की मदद भी नहीं, जंग में सेना देने से साफ इनकार। जंग में ईरान इजराइल ने नहीं मानी बात, ये साफ तौर पर ईरान से डरा अमेरिका। वाकई में ये सच है, अगर सच है तो कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल सच है। जब कतर बेस के ऊपर हमला होता है उसके तुरंत बाद सीज़फायर का ऐलान किया जाता है ट्रंप के द्वारा, ना कि ईरान ना कि इजराइल द्वारा। और कुछ घंटों के बाद इजराइल मानता है और तब भी ईरान नहीं मानता। ईरान लगातार हमले करता रहता है। उसके बाद फिर ईरान जो है वो कहता है कि मैं भी तैयार हूं, पर अगर हम पे हमला होता है मैं उसकी पूरा जवाब दूंगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो इजराइल क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी बात थी। ईरान से डरा अमेरिका, मतलब अकेला देश खड़ा हुआ जिसका कोई साथ नहीं है, खाली वर्बली साथ दिया जा रहा रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, और खुल के सामने कोई नहीं आ रहा। वो अकेला लड़ रहा, जिसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका, वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और उसके बाद मध्यस्थता होती है और सीज फायर होता है। पर यह सीज फायर क्या स्थायी या अस्थायी, ये एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा आने वाले दिनों के अंदर। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर भारत ने खत्म नहीं किया, क्योंकि ये डर हमें सताता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश हमेशा करता रहता है और उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो साफ सी बात है कि ईरान पे विश्वास करना क्या सही है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर है। लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि अब अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की क्या क्रेडिबिलिटी वही रही? हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल करेंगे। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये ओवरऑल सिचुएशन बनी, अमेरिका का इसमें जो रोल रहा, क्रेडिबिलिटी पर सवाल पहले दिन से ही खड़ा हो गया था जब स्टेटमेंट्स बदली जा रही थी, और उसके बाद खुद हमला करना, उसके बाद मना करना इजराइल को कि आप भी मत करो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये डर ही था ईरान ने जो हमला अमेरिका पर वापस किया था उसके बाद। जी बिल्कुल, ये डर ही था। और देखिए, जंग में कोई खुश नहीं है जाते हुए, क्योंकि नुकसान दोनों का होता है। एग्जैक्ट। एक का ज्यादा होएगा, दूसरे का कम होएगा, और होएगा दोनों का। अब अमेरिका ईरान पे पलटवार कर दे, ईरान को बर्बाद कर दे, वो अलग बात रही। बर्बादी अमेरिका की भी होएगी, इसमें भलाई थोड़ी हो लेकिन होएगी जरूर। तो कौन चाहेगा कि अपनी खुद की बर्बादी हो? कोई नहीं चाहेगा ये। तो अमेरिका की तरफ से भाई मार खाने के बाद जब ईरान उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मारती है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि भाई सीज फायर हो गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अमेरिका कभी ऐसा कर सकती है क्या? लेकिन एक बार किया। तो
इसे साफ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, हो सकता है ये भापा होगा कि उनसे गलती हो गई, जोश में कदम तो उठा दिया, अब इसका डैमेज कंट्रोल करूं कैसे मैं। हमने ईरान में घुसकर और वापस उनके फाइटर जहाज वापस भी आए थे, तो हमने तो कर दिया जो करना था, अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। तो इसलिए अब ईरान का कहना है कि गिड़गिड़ाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके आगे सीज फायर के लिए, तो क्या यूएस डर गया? नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो डरा होगा, लेकिन ये इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सट्रीम, पहले एक्सट्रीम कि भाई घर में घुस के मार दिया उनके जी, फिर दूसरा एक और एक्सट्रीम, पिटने के बाद आप बोल रहे हो भैया सीज फायर कर दो, आप सीज फायर कर दो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा ये समझ में नहीं आई कुछ, बिल्कुल, मैं किसी को भी। इसी सवाल आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा करूंगा, मैं एक सवाल आपसे जोड़ूंगा इसके बीच में। जिस तरीके से ये बातें सब सामने आई, सीज फायर के लिए ट्रंप साहब ने कहा, तो ट्रंप साहब हमेशा कहते आए हैं, यूक्रेन रूस के लिए भी कहते हैं कि जंग रुक जाएगी, कुछ ही दिनों में जंग रुक रही है। वहीं पे बात भारत पाकिस्तान की जब आती है तब भी उन्होंने यही बात कही, जब इजराइल ईरान की बात आई तब भी उन्होंने ये बात की, और पाकिस्तान की पैरवी करता हुआ नजर आता है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है वो देना चाहिए। तो समझ नहीं आता, पहले जंग लगवा दी, फिर उसको आप नोबेल प्राइज के लिए अपने आप को नॉमिनेट करें, और वो ऐसे देश है जो कि कहीं स्टैंड ही नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियर पावर है। तो ये कुछ समझ से परे है कि अपने आप को एक दादा बनाना। देखिए 12 दिन की जंग के बाद की लड़ाई के बाद भी तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अपने आप को जब चीफ आर्मी स्टाफ से फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, इसको हम तो कहेंगे फील्ड मार्शल, घोषित कर देते हैं, तो अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, यानी कि बोला कि भाई जब आतंकिस्तान में फील्ड मार्शल अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर रहा है तो हम क्यों नहीं। तो अपने आप को मैं ऐसा करता हूँ, एक आइडिया देता हूँ, तो उससे मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक माधाइया बन गए, दुनिया जगहसाई हुई, दुनिया उन पे हंसने लग गई, अमेरिकन लोग भी शर्मिंदा हो गए होंगे उनके राष्ट्रपति इतने कभी कुछ यू टर्न, कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। कैसे अगर राष्ट्रपति यहाँ उनके पर लाए सवाल अमेरिका यही है की- कि अगर अमेरिका ने सीज फायर की बात करनी होती तभी कर लेता, जब चीजें शुरुआत में हुई, जब कहा गया कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, उसके बाद पता भी था, इन्वॉल्वमेंट भी हुई, और बाद में कहा कि अब सीज फायर कर लेना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, तब तो नहीं, अब आपने इन्वॉल्व भी क्यों हो गए आप? पहली बात तो ये है, जब दो सोवन राष्ट्रों के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान, आप बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हो, आप आ रहे हो, कहां से भी आपने 3 न्यूक्लियर स्ट्राइक पे आपने स्ट्राइक कर दी, बिल्कुल कोई रोल ही नहीं, आपको ठीक है खतरा सर। महसूस हुआ होगा। ठीक है जी। सर। कि मौत ईरान में कही जा रही है कि वाकया हुई है, और इजराइल के हमलों में 4,647 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें ईरान हमले में 28 लोगों की मौत इजराइल में हुई है, और ज्यादा आंकड़ा जो है वो ईरान का ही देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा नंबर है, चाहे वो इंजर्ड लोगों का हो या घायलों का हो, लेकिन दोनों देशों ने अपनी ताकत दिखाई और पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली अब सीज फायर को लेकर बात हो चुकी है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह लगातार इस पर जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो आपने भी देखी, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो वीडियो, जो सॉन्ग, बॉम्बिंग सॉन्ग अमेरिका ने जारी किया, और एक एक करके तस्वीरें सामने आई, इस पर लेकर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं वीडियो तो देख नहीं पाया आपके स्क्रीन पे, ये फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे जूम पे, मगर जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो मैं ऐसे ये सोच रहा हूँ कि देखिए, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लीविट, इन्होंने कंफर्म किया कि जो अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स करी थी ईरान के ऊपर, 3 न्यूक्लियर टारगेट्स पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया कि वो बर्बाद हो गई हैं, उन तहस हो गया है। फिर ईरान की तरफ से भी बयान आया था, और बाद में भी ये मालूम पड़ा कि वो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ईरान का बस कुछ महीनों पीछे जा गया है इससे, मगर वो पूरी तरीके से तहस नहस नहीं हुआ है, और इसके बारे में जो रिपोर्ट थी वो टॉप सीक्रेट रखनी चाहिए थी। जो भी इसका परमाणु प्लांट्स पे जो हमला हुआ था, वो उसकी रिजल्ट टॉप सीक्रेट थी। ये एक अटेम्प्ट था डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिमीन करने के लिए, जैसा प्रेस सेक्रेटरी ने बताया है कैरोलिन लीविट ने।
और इसके अलावा जो फाइटर पायलट्स थे उनका एक्शन डिमीन करने के लिए ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई टारगेट ठीक से नष्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप सभी ये बात जानते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब 14,30,000 पाउंड के बम गिराते हैं जी बिल्कुल टारगेट पे तो बर्बादी ही होगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, उन्होंने ये कहा था एग्जैक्टली अंग्रेजी में कि सब जानते हैं कि जब आप 30,000 पाउंड के बम गिराएंगे सटीक तरीके से टारगेट्स पे तो बर्बादी होगी। अब इसमें ये बात है, दिलचस्प बात है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, सीज फायर के बाद तीनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि भाई हम जीत गए, ईरान कह रहा है कि भाई हम जीत गए, अमेरिका कह रहा है भाई जीत उनकी हुई क्योंकि उन्होंने सीज फायर करवाया। वही हुआ था। देखिए, जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या किया था, सीज फायर का ऐलान कर दिया बीच में, हालांकि हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेलीफोन कन्वर्सेशन के बीच में जब 35 मिनट की टेलीफोन कन्वर्सेशन चली, उसमें भी ये कह दिया था कि भाई नहीं, हमने तो कोई बात ही नहीं करी अमेरिका से सीज फायर के बारे में। सीज फायर अमेरिका ने ऐसी खमाखा उड़ा दी, बिल्कुल लगा दिया स्टेटस। तो इसमें हर पाकिस्तान वहां पे हारने के बाद जश्न मना रहा है। शाहिद अफरीदी ने मार्च निकाली, जी बिल्कुल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। तो इस तरीके से हारने के बाद भी पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो जीत गए। तो यहाँ पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, अच्छा, ईरान ने रूस से भी थोड़ी मदद की गुजारिश करी है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ईमानदारी की बात यह है, मुझे लगता नहीं कि रूस इसके अंदर कुछ खास कर पाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी ये है कि रूस के अंदर भी बहुत यहूदी पॉपुलेशन है और कई सारे लोग तो इजराइल के अंदर सेटल भी हैं रूसी। तो रूस तो उनके खिलाफ तो नहीं जा सकता, उनको फॉर पॉलिटिकल रीजंस उनको डिस्प्लीज नहीं कर सकता। हालांकि वो दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरीके से अगर हम हिसाब लगाएं तो रूस चाहेगा दिली दिल में ईरान की मदद करना, लेकिन उसकी मजबूरी है। चीन ने कहा था भाई अगर अमेरिका इसमें आ गया हम भी आएंगे, हम ईरान के पक्ष में रहेंगे। तभी इनको कहते हैं चालबाज चीन। चीन फूंक देगा आपको, बढ़ाएगा आगे, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं करके। जब आगे बढ़ जाओगे, चीन पहला शख्स ऐसा होएगा, पहला देश ऐसा होएगा जो पीठ दिखा के भागेगा वहां से। तभी तो कहते हैं चालबाज चीन। रुकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फिर से आपका रुख करता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे, फिर दोबारा रुख करेंगे हम अपने गेस्ट का। ईरानी कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी जिंदा, पहले हमले में मारे जाने की आई थी खबर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेहरान में लोगों के बीच नजर आए इस्माइल कानी। रुख करेंगे हम अपने मेहमान का, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है जो कि समय कम है हमारे पास, पर सवाल लेना बहुत जरूरी है। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं है आपसे कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह है गजा में, जिस तरह से लेबनान है, जिसे यूती हैं, तो क्या ये सीज फायर के बाद क्या इनके एक्शन में कहीं ना कहीं सीमित होंगे, वाकई में सीमित होंगे? चल भाई, बड़ा अच्छा, दिलचस्प और इंटेलिजेंट सवाल आपने करा है। मैं दाव देता हूँ। देखिए, ईरान जो है उनके पास इतना, उनकी IRGC के पास इतना दमखम है कि अमेरिका से टक्कर ले, नहीं है। उनकी मिलिट्री के पास इतना दमखम है कि अमेरिका से पंगा ले, नहीं है। अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह, ये ईरान के प्रॉक्सी हैं। इनके ऊपर तो कायदा कानून लागू नहीं होता है। तो जब हम सीज फायर की बात करते हैं, हाँ, ईरान की मिलिट्री बेशक क्या पता वो पीछे हट जाए, रुक जाए, लेकिन क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि बेतरतीब तरीके से काम करते हैं, क्या ये सीज फायर का पालन करेंगे? 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल के अंदर किया, दरअसल गलत किया। कई मुल्क इनको उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी संगठन मानते हैं। UN ने तो उनको साफ आतंकवादी का करार दे रखा है और कई देश इसको नहीं मानते हैं। जो देश इसको नहीं मानते हैं आतंकवादी, वो भी मानते हैं ये बात कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया दरअसल गलत किया और ये आतंकवादी घटना थी। तो
क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं ना। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं और फटाफट खत्म करता हूं मैं, ताकि हर कोई समझ ले इस बात को। पाकिस्तान में इतना दमखम तो है नहीं कि हिंदुस्तान के आगे खड़े हो जाए पिंजरा लेकर, ना बिल्कुल भी नहीं है। डरपोक है तो पहली बात तो ये है, और में दम है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो उग्रवादियों का सहारा लेते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।